गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शरीर में द्रवों के परिसंचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। शरीर में जो द्रव बनते हैं, है ना, हमारे शरीर में जो द्रव बन रहा है, कौन सा द्रव बनता है? रुधिर, है ना, जिसको क्या कहते हैं? तरल सहवनी उत्तक। ठीक है, उस तरल सहवनी उत्तक का आगे शब्द है परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, है ना। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो एककोषकी जीव होते हैं और कुछ निम्न वर्गीय बहुकोषकी जीव होते हैं, है ना। उन जीवों में जो शरीर, उन जीवों के शरीर में जो है द्रवों का जो परिसंचरण है ना, किसके द्वारा होता है? सामान्यतः उनकी शारीरिक सतह के द्वारा या उनकी कोशिकीय सतह के द्वारा विसरण के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, और उनके शरीर में विविध प्रकार के उपपचय क्रिया के परिणाम स्वरूप बने हुए जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को सबसे पहले कोशिकाओं में एकत्रित किया जाता है और एकत्रित जो वर्ज्य पदार्थ है या उत्सर्जी पदार्थ है, उन उत्सर्जी पदार्थों को पुनः विसरण के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी? निम्न वर्गीय जीवों की, या एक कोशिकीय जीव और कुछ निम्न वर्गीय जो बहुकोशिकीय जीवों की, है ना। लेकिन जो उच्च वर्गीय जीव होते हैं, उन उच्च वर्गीय जीवों में विसरण के द्वारा उनके शरीर में द्रवों का जो है परिसंचरण संभव नहीं है ना। तो उसके लिए जो है क्या पाए जाते हैं? परिसंचरण के लिए अंग होते हैं, है ना, या अंगों के समूह होते हैं, जिनके माध्यम से उनके शरीर में उत्पादित विभिन्न प्रकार के द्रवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, पहुंचाया जाता है। और साथ ही उनके शरीर में उपपचय क्रिया के दौरान बने हुए जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करके उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, मतलब उसी द्रव के माध्यम से उत्सर्जी अंग तक पहुंचाया जाता है और उत्सर्जी अंग तक पहुंचाने के पश्चात उत्सर्जी अंग के द्वारा उस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम भोजन तो कर लिए, है ना, भोजन कर लिया और भोजन का पाचन हो गया। पाचन हो गया कहाँ पर? पाचन कहाँ पूर्ण हो गया? छोटी आंत तक जाते तक जो है भोजन को पूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब उस पचे हुए भोजन को क्या कर दिया जाता है? छोटी आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है और अवशोषित करके उसको कहाँ मिला दिया गया? रुधिर में, है ना। अब रुधिर एक स्थान पर स्थिर है, तो क्या उस भोजन का सर्कुलेशन आपके शरीर की दूसरी कोशिकाओं में हो पाएगा? दूसरे शारीरिक अंगों में या शारीरिक अंगों की कोशिकाओं में क्या उस वो भोज्य पदार्थ जो पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। आप जब श्वासोच्छ्वास करते हैं, है ना, श्वासोच्छ्वास करते हैं, तो उस दौरान आप वातावरण से कौन सा गैस को ग्रहण कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लिए श्वासोच्छ्वास के दौरान, वो श्वसन तंत्र के माध्यम से आपके कहाँ पहुंच गया? फेफड़े में। और फेफड़े में जाकर जो फेफड़े के अंदर जो छोटे छोटे वायु कोशिकाएं होती हैं या वायु कोश होते हैं, उसमें जाकर वो भर गया। ठीक है, अब उसको वहां से फिर से किस में मिला दिया जाता है? रुधिर में, है ना। यदि वहां पर रुधिर नहीं जाता, रुधिर का सर्कुलेशन नहीं होता, रुधिर का परिसंचरण नहीं होता, तो क्या फेफड़े की ऑक्सीजन जो है आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच पाता क्या? नहीं पहुंच पाता, है ना। भाई जैसे हम परिसंचरण का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जैसे बेंच टेबल है ना, इसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। पास है तो हम हाथ में पकड़ के उठा के ले जाएंगे, लेकिन दूर है तब क्या करेंगे? कोई ना कोई माध्यम देखेंगे, है ना। तो वो माध्यम क्या होगा? परिवहन के जो साधन होते हैं, है ना, वो हो सकते हैं, तो उनके माध्यम से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे। तो उसी प्रकार शरीर में भी जो द्रव बनते हैं, उन द्रवों का या विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जिनकी आवश्यकता आपके शरीर की कोशिकाओं को है, उन आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए शरीर में क्या पाया जाता है? परिसंचरण अंग होते हैं, है ना। परिसंचरण अंग होते हैं, या फिर विकसित जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। परिसंचरण तंत्र किसको कहेंगे? ऐसे तंत्र जिसमें बहुत सारे अंग, परिसंचरण करने वाले बहुत सारे अंग जो है आपस में समाहित हैं, है ना। उनके माध्यम से उन द्रवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। फिर एक चीज और हम देखते हैं, हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन गैलेंट्स हैं, है ना। उनका नाम अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों पड़ा? ये पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिया है।
क्यों पड़ा? क्योंकि उसके स्राव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की कोई नली मौजूद नहीं है। वो ग्रंथि है, ग्रंथि के द्वारा जो भी स्राव स्रावित किया गया है ना, जो अंधास्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्राव स्रावित किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? हार्मोस, है ना। वो हार्मोस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई भी नली विकल्प या कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए उसको कहाँ मिला दिया जाता है? फिर से वही शरीर में उत्पादित जो द्रव है, चाहे रुधिर हो या फिर लसिका हो या फिर कुछ जीवों में जल है ना, उसके माध्यम से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। अब जैसे हार्मोन्स की बात हुई, आपके पीयूष ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहाँ? बिल्कुल मस्तिष्क के बीचों बीच, जहाँ लड़कियां जो है बिंदी लगाते हैं उसके पीछे और आपके ऊपर सिर, इसको अगर दोनों को आपस में मिलाएं तो जिस स्थान पर ये दोनों मिलेंगे, है ना, उस स्थान पर एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, है ना। उसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो कल एक हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा, वेसोप्रोसिन हार्मोन्स, जो कहां से सीक्रेट होता है? पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से। और उसका कार्य क्या है? किस पर नियंत्रण कर रहा है? वृक्क के कार्यों पर वो नियंत्रण कर रहा है। वृक्क कहाँ है? किडनी कहाँ है? आपके उदर गुहा में। पीयूष ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क से उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स किडनी तक कैसे पहुंचा? परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। मतलब जो शरीर द्वारा जो द्रव उत्पादित किया जा रहा है, वही द्रव जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया, उन्हीं द्रवों के द्वारा उन पदार्थों को, आवश्यक पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं में या अंगों में पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह अंग या अंगों का समूह जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थों को, आवश्यक पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं? पचे हुए भोज्य पदार्थ हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकता है, श्वसन के उत्पाद हो सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है। अब परिसंचरण तंत्र का माध्यम जंतुओं में दो प्रकार का हो सकता है। एक तो रुधिर हो सकता है, या फिर लसिका हो सकता है, या फिर जल हो सकता है ना। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिसंचरण के लिए माध्यम की। तो माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? या तो रुधिर हो सकता है, या फिर लसिका हो सकता है, या फिर जल हो सकता है। जैसे हमारे शरीर की हम बात करें तो हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र भी मौजूद है और लसिका परिसंचरण तंत्र भी मौजूद है। ठीक है। तो अगला हम देख लेते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र के प्रकार। तो मनुष्य में जो है बहने वाले द्रव के माध्यम के आधार पर परिसंचरण तंत्र जो है जंतुओं में मुख्य रूप से, या मनुष्य में जो है मुख्य रूप से, जंतुओं में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला जल परिसंचरण तंत्र, दूसरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, और तीसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। जीवों में मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार के। क्या क्या? जल परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। तो जल परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसका माध्यम, है ना, जिसमें बहने वाले जो द्रव हो, द्रव जो है या जिसका जो माध्यम है, यदि वो जल हो तो क्या कहलाएगा? जल परिसंचरण तंत्र। जो निम्न वर्गीय जंतु होते हैं, है ना, निम्न वर्गीय जंतु होते हैं, उनमें जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस प्रकार का होता है? जल परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे अमीबा हो गया, है ना, साइकांस मतलब साइकांस के अंतर्गत आने वाले जीव हो गए, है ना, सिलेंट्रेट्स हो गए। इनमें परिसंचरण का जो माध्यम होता है वो क्या है?
जल है, इसलिए उनमें पाए जाने वाले उस परिसंचरण तंत्र को कहते हैं जल परिसंचरण तंत्र। दूसरा है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो वह परिसंचरण तंत्र जिसमें बहने वाले द्रव का जो माध्यम है वो क्या हो, रुधिर हो, मतलब रुधिर के माध्यम से आवश्यक पदार्थों को शरीर की विविध कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तो उस परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र। एक इनमें पाया जाता है जो उच्च वर्गीय अकशेरुकी होते हैं, है ना, उच्च वर्गीय अकशेरुकी और जितने भी कार्डेट्स हैं उनमें जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, परिधीर परिसंचरण तंत्र होता है। तीसरा लसिका परिसंचरण तंत्र, है ना, तो वह परिसंचरण तंत्र जिसका माध्यम क्या हो, लसिका हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे लसिका परिसंचरण तंत्र। ये भी उच्च वर्गीय जो कार्डेट्स होते हैं, है ना, उनमें पाया जाता है, और कुछ उच्च वर्गीय जो नॉन कार्डेट्स होते हैं या अकशेरुकी होते हैं उनमें भी ये होता है। जैसे मनुष्य में, हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में ये दोनों परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र भी मौजूद है और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र भी मौजूद है। अगला देखते हैं खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। पहले देख लेते हैं हम खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे। तो वह परिसंचरण तंत्र जिसमें बहने वाला जो द्रव है नलियों में बहने के साथ साथ उसके देह गुहा में खुले रूप से भी या स्वतंत्र रूप से भी बहता है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें बहने वाला जो माध्यम है, जो द्रव है ना, वो द्रव शरीर के नलियों में बहने के साथ साथ देह गुहा में स्वतंत्र रूप से भी क्या होता है, वो बहता है। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ये जितने भी उच्च वर्गीय या विकसित जो अकशेरुकी होते हैं, है ना, विकसित जो अकशेरुकी हैं, नॉन कार्डेट्स हैं, उनमें जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे तिलचट्टा, है ना, जैसे तिलचट्टा किस फाइलम में आता है, कौन से फाइलम संघ में आएगा जी, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो उसमें जो अधिकांश जो जीव हैं उस संघ के जीवों में जो है जो परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो किस प्रकार का होगा, खुला परिसंचरण तंत्र होगा। अर्थात इनमें जो नलियां तो होती हैं लेकिन नलियों के साथ साथ जो रुधिर उसमें बहने वाला जो माध्यम होगा या जो रुधिर होगा वो रुधिर पूरे उसके देह गुहा में खुले रूप से बहता है। तो इसमें खुला जो तिलचट्टे की यदि हम बात करें तो तिलचट्टे में जो है माध्यम होता है क्या, परिसंचरण तंत्र का माध्यम क्या होता है, रुधिर, है ना, और चूंकि ये कहाँ बह रहा है, देह गुहा में, ठीक है। तो जो देह गुहा में रुधिर जो खुले रूप से या स्वतंत्र रूप से बहता है, इसलिए उन देह गुहा को या उस कैविटी को जहां पर रुधिर और अन्य द्रव साथ साथ मिले हुए होते हैं उसको कहते हैं हीमोसील। हीमो मतलब हो गया हीमो मतलब रुधिर का भाग हो गया, और सील का मतलब हो गया उसकी कैविटी, गुहा, है ना। तो रुधिर और उसके साथ अन्य जो द्रव है वो स्वतंत्र रूप से उसके कहां पाए जाते हैं, देह गुहा में मौजूद रहते हैं। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। अब इसमें परिसंचरण किस प्रकार होता है इसको देख लीजिए। परिसंचरण तंत्र के लिए प्रत्येक जीव में जो है एक विशिष्ट परिसंचरण अंग पाया जाता है, जैसे इसमें भी होता है।
ये हो गया वेन, जिसके द्वारा शरीर की जो अशुद्ध रक्त है उसको कहाँ लाया जाता है, इस संरचना में, जिसका नाम है हार्ट या हृदय। ठीक है, मुख्य परिसंचरण अंग क्या हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, वेन्स के माध्यम से शरीर के जो हीमोसेल जो गुहा है ना, हीमोसेल नामक जो गुहा है, वहां उपस्थित जो द्रव है, उस द्रव को या जो रुधिर है, जिसको हीमोलिम के नाम से हम जानते हैं, उसको वापस कहाँ लाया जाता है, हृदय में। हृदय में उसका क्या होगा, शुद्धिकरण होगा और आर्टरी के माध्यम से शरीर के विविध भागों में, अर्थात उसकी फिर से हीमोसेल गुहा में उसको क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। ये क्लियर हो गया। एक हृदय है, हृदय की ओर एक और क्या है, सीरा है, और एक और धमनी है। धमनियों में हमेशा कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, है ना, और सिराओं में अशुद्ध रक्त। तो हृदय का कार्य क्या है, पंपिंग का कार्य, मतलब पंप करने का कार्य करता है वो, है ना, और उसका शुद्धिकरण भी हृदय के द्वारा ही फेफड़े में भेजकर क्या किया जाता है, उस रुधिर का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये जो शुद्ध रुधिर को क्या करता है, धमनियों के माध्यम से उस हीमोसेल कैविटी में ट्रांसफर करता है, सर्कुलेट करता है या परिसंचरित करता है ना, और फिर इस हीमोसेल कैविटी में जो हीमोलिम्फ जो अशुद्ध है या अशुद्ध रुधिर है, उस अशुद्ध रुधिर को पुनः वेन्स के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया जाता है, हृदय में पहुंचा दिया जाता है ना। यहां पर एक चीज और देख रहे हैं, यहां पर एक वाल्व है ना, इस तरफ वाल्व नहीं है। वाल्व इसलिए यहां पर है क्योंकि इसमें जो बहने वाला रुधिर क्या है, अशुद्ध है, यहां से कलेक्ट होगा और यहां पे प्रविष्ट होगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें जो रुधिर है वो क्या है, अशुद्ध है। ये वाल्व क्या होगा, मात्र एक ही ओर खुलेगा। वाल्व जो किस ओर खुलेगा, मात्र एक ओर, किस ओर, हृदय की ओर। ये उल्टा इसका प्रवाह नहीं होगा। जब इसमें पंपिंग होगी, पंपिंग की जब इसमें क्रिया होगी, है ना, तो ये रुधिर, ये वाल्व जो है वापस इस तरफ कभी भी नहीं खुलेगा, बल्कि यहाँ पे भरा हुआ पूरा रुधिर जब पंप किया जाएगा या संकुचित जब होगा, तो पूरा रुधिर किधर आ जाएगा, आर्टरी के माध्यम से या धमनियों के माध्यम से शरीर की कोशिका में आ जाएगा। तो ये हो गया खुला परिसंचरण तंत्र का चित्र। अब इसका हम रेखा चित्र देख लेते हैं। मुख्य परिसंचरण अंग हो गया हृदय, है ना। हृदय से रुधिर कहाँ जाता है, धमनियों में जाता है। तो सबसे पहले कहाँ जाता है, महाधमनी में। सबसे पहले कहाँ जाएगा, महाधमनी में। महाधमनी को क्या कहते हैं, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा से ये कहाँ जाता है, शरीर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, साइनस पाए जाते हैं या नलिकाएं पाए जाते हैं, उस नलिकाओं में जाएगा। ठीक है, साइनस या नलिकाओं में जाएगा। यहां से ये कलेक्ट होकर पेरिकार्डियल साइनस में जाएगा। ठीक है, मतलब ये अंगों की कोशिकाओं में गया और यहां से कलेक्ट होकर फिर से अंग में आया और यहां से वापस कहां चला जाएगा, हृदय में। इस तरफ एरो का निशान ये प्रदर्शित करता है कि यहां से जो रुधिर, हृदय से जो रुधिर पंप किया जा रहा है वो किस प्रकार का रुधिर है, शुद्ध है, जिसको किस ओर पंप किया गया, किसके माध्यम से पंप किया गया, किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया, एओर्टा के माध्यम से। ठीक है, और वो कहा गया, साइनस में गया, है ना। यहाँ पर जाकर रुधिर क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया तो उसको वापस सिराएं जो है कलेक्ट करके पेरिकार्डियल साइनस में पहुंचाया और पेरिकार्डियल साइनस जो है उस अशुद्ध रुधिर को पुनः कहाँ पहुंचा दिया, हृदय में पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से रुधिर का क्या होता है, या खुले परिसंचरण तंत्र में रुधिर का प्रवाह होता है या सर्कुलेशन होता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र,
जितने भी विकसित जंतु होते हैं, है ना, उन विकसित जंतुओं में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र, क्योंकि उसमें जो बहने वाला द्रव हमेशा बंद नलिकाओं में बहता है या नलियों में बहता है। ठीक है, विकसित जितने भी जंतु होते हैं उन विकसित जंतुओं में खासकर जो कार्डेट्स हैं, है ना, और कुछ विकसित नॉन कार्डेट्स या फिर अकशेरुकी, है ना, इन जंतुओं में जो रुधिर का प्रवाह जो होता है हमेशा किसमें होता है, बंद नलियों में होता है। इस कारण उनमें पाए जाने वाले परिसंचरण तंत्र को कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। बंद परिसंचरण तंत्र जिसमें बहने वाला जो माध्यम होता है या रुधिर जो होता है या जो द्रव होता है ना, वो किसमें बहता है, बंद नलियों में। ये कुछ उच्च कशेरुकी या अकशेरुकी जैसे एनिलिडा, है ना, में भी इस प्रकार का ही परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। ठीक है, मतलब परिसंचरण तंत्र की खोज करता वैज्ञानिक का क्या नाम हो गया, विलियम हार्वे। इनके द्वारा परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले पता लगाया गया था। ठीक है, अब जो परिसंचरण तंत्र है चूंकि बंद वाहिनियों में बहता है ना, तो बंद वाहिनियों में बहता है, कहाँ कहाँ बहता है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले हृदय में या हार्ट में जो रुधिर होता है ना, हृदय में जो रुधिर होता है उस रुधिर को कहाँ पहुंचाया जाता है, महाधमनियों में। ठीक है, महाधमनियों में पहुंचाया जाता है। महाधमनी कई सारे शाखाओं में जाकर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। कुछ ऊपर की ओर, हृदय की स्थिति कहां पर, हमारे वक्षी गुहा में। ठीक है, या प्रत्येक जीव के जो है वक्षी गुहा में ही क्या पाया जाता है, हृदय होता है। प्रत्येक जंतु में, जीव नहीं कहना चाहिए, प्रत्येक जंतुओं में जो हृदय हो उसकी स्थिति कहां पर होगी, वक्षी गुहा में। तो वक्षी गुहा के ऊपर भी अंग है और वक्षी गुहा के नीचे भी अंग है। ठीक है, तो सबसे पहले वहां हृदय क्या करता है, रुधिर को कहां पंप करता है, महाधमनी में। और महाधमनी जो है आगे चलकर क्या होते हैं, बहुत सारे शाखाओं में विभक्त होते हैं। कुछ शाखाएं उसके ऊपर की ओर और कुछ शाखाएं शरीर के निचले अंगों की ओर जाते हैं, तो उन शाखाओं को कहा जाता है धमनियां। ठीक है, वो धमनियां जैसे ही शरीर के अंगों में जाते हैं वैसे फिर से छोटे छोटे पतले पतले शाखाएं बनाते हैं, उनको कहते हैं धमनिकाएं। ठीक है, वो धमनिकाएं आगे चलकर फिर से पतली पतली बारीक शाखाएं बनाती हैं, है ना, उन बारीक शाखाओं को कहते हैं कैपिलरीज, केशिकाएं। मतलब उसकी जो नलियां होती है वो केश के समान होती है, इसलिए उनको कहा जाता है केशिकाएं। और केशिकाओं के माध्यम से कहां पहुंच गया, वो शरीर की कोशिकाओं में। ठीक है, वो धमनी जो है पूरा कोशिका तक पहुंचा ऐसा नहीं है, धमनी की शाखाएं जो है पहुंचे हुए हैं। किसी जंतु के शरीर के आंतरिक अंग को आप देखे होंगे, जैसे कहीं पर किसी जंतु का जीव का जो है या जंतु का शरीर जो है मान लो वो हुआ है, जैसे मछलियां हैं, है ना, या फिर किसी और दूसरे जंतु को उसके आंतरिक सतह को देखें, आंतरिक त्वचा को देखें, तो धमनियां जो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। क्यों स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, क्योंकि उनका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्यों लाल होता है, क्योंकि उसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो कहने का मतलब यह है कि रुधिर, शरीर के समस्त जो शुद्ध रुधिर है उसको महाधमनियों, फिर धमनियों, फिर धमनिकाओं और धमनिकाओं से केशिकाओं के माध्यम से कहां तक पहुंचाया जाता है, हृदय से शरीर की कोशिकाओं तक। ठीक है, अब शरीर की कोशिका में जैसे ही रुधिर जाता है तो वहां पर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो भोजन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप या उपोपचय क्रिया के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में क्या रहता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। वो उत्सर्जी पदार्थ जब रुधिर में मिल जाते हैं, है ना, तो उस कारण रुधिर क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो उस अशुद्ध रक्त को कोशिका से वापस हृदय तक धमनी कभी भी नहीं लाता। ठीक है, तो उसके लिए दूसरे नलिकाएं हैं जिनको हम कहते हैं शिराएं। तो सबसे पहले जो केशिकी नलियां जो होती हैं, शिराएं होती हैं, वो अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करते हैं, है ना, और उसको कहां पहुंचाते हैं, शिराओं में। फिर शिराएं जो है उसको कहां पहुंचाता है, महाशिरा में। और महाशिरा जो है आगे चलकर हृदय के पास जब जाता है तो उसमें दो शिरा निकलते हैं, एक ऊपरी अंग के लिए और दूसरा निचले अंग के लिए। ऊपरी अंग के लिए है उसको कहते हैं प्री केवल, और निचले अंग के लिए जो महाशिरा है उसको कहा जाता है पोस्ट केवल। ठीक है, उसके माध्यम से वो कहा जाता है, रुधिर जो है हृदय में वापस आ जाता है। फिर हृदय में जैसे ही रुधिर आया, चूंकि वो रुधिर अशुद्ध है इसलिए उसको पल्मोनरी
महाधमनी के माध्यम से उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, फेफड़े में पहुंचाया जाता है ना। और फेफड़े में शुद्धिकरण के पश्चात पल्मोनरी जो महाशिरा है उसके माध्यम से पुनः उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, हृदय में। और हृदय जो है पंपिंग करके पुनः धमनियों महाधमनियों के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं की ओर क्या कर देता है, उस रुधिर को सर्कुलेट कर देता है या परिसंचरित कर देता है। तो इस प्रकार परिसंचरण जो है लगातार शरीर में हो रहा है। अब देखते हैं एक विकसित जंतु में जो है परिसंचरण के लिए क्या क्या अंग होता है। तो सबसे पहले सभी विकसित जो कार्डेट्स होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र के लिए क्या पाया जाता है, एक हृदय होता है, ये हो गया हार्ट या हृदय। ये हृदय से आगे ये भाग होता है इसका वेन, जिसके द्वारा शरीर के अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाया जा रहा है, हृदय में, है ना। फिर इस तरफ हो गया आर्टरी, और ये बीच बीच में जो नलियां हैं इसको कहते हैं कैपिलरीज। बीच बीच में जो नलियां हैं ये क्या कहलाते हैं, कैपिलरीज। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो द्रव भरा रहता है यहाँ पर ये कहलाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। रुधिर का जो मार्ग होगा इस ओर होगा, हृदय से धमनी की ओर, और धमनी से वो कलेक्ट होकर धमनी से वो किस ओर जाएगा, सीरा की ओर। ठीक है। इसमें फिर से सीरा की ओर कपाट है और धमनी की ओर कपाट नहीं है। तो ये कपाट या जो वाल्व होता है ये मात्र एक ही ओर खुलेगा, है ना। इसका मुख्य जो है किस ओर खुलेगा, मात्र हृदय की ओर ही खुलेगा, वापस कभी भी नहीं खुलेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो द्रव है, ये द्रव क्या इसके शरीर के अंग में, शरीर के आंतरिक सतहों पर या कोशिका के आंतरिक सतह पर उपस्थित अंगों में जो है खुले रूप से स्वतंत्र रूप से बह रहा है, बह रहा है क्या, नहीं। ये पूरा बंद नली है ना। उस बंद नली है और उसके अंग, उसके अंदर जो है क्या कोशिकाएं हैं या अंग हैं जहां पर से उसका संपर्क बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। बंद नलियों में बह रहा है इसलिए क्या कहलाता है, बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब इसका हम रेखा चित्र को देख लें। हो गया, नोट कर लिए। रुधिर जो है हृदय से सबसे पहले आर्टियोल्स में आर्टरीज में जाता है, किसके माध्यम से, एओर्टा के माध्यम से। सबसे पहले हृदय से क्या आएगा, एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से मतलब आर्टरीज, आर्टरीज का मतलब हो गया बहुत सारे उसके शाखाएं क्या होंगे, विभक्त हो गए। तो रुधिर जो है महाधमनी से कहाँ गया, चला गया धमनी में चला गया। धमनी से आगे कहाँ जाता है,
शरीर के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, छोटी छोटी नलियां रहते हैं। इन नलियों को कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज में कलेक्ट हो गया। कैपिलरीज से वो कहा जाते हैं, कहां से कलेक्ट होते हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स मतलब जो केशिकाएं होती हैं, पतली पतली जो शाखाएं होती हैं, उनको कहते हैं वेन्यूल्स, है ना। वो वेन्यूल्स उसको कलेक्ट करके कहाँ डालता है, उसको वेन में, और वेन से वो कहाँ जाता है, फिर से हृदय में। ठीक है। ईश और रुधिर, किस प्रकार का रुधिर बह रहा है, शुद्ध रुधिर, और कैपिलरीज के माध्यम से कहाँ चला गया, वो शरीर की कोशिकाओं में। जब शरीर की कोशिकाओं में रुधिर सर्कुलेट हो गया तो उस कंडीशन में रुधिर किस प्रकार का हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो उस अशुद्ध रुधिर को किसके माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, वेन्यूल्स के माध्यम से। वेन्यूल्स मतलब जो पतली पतली शिराएं होती हैं, है ना, उन शिराओं, पतली पतली शिराओं को क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। वो उस रुधिर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके उसको कहाँ डालते हैं, वेन्स में, शिराओं में, है ना। और शिराएं जो है उसको कहाँ डालेगा, महाशिरा में, और महाशिरा के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, वापस वो हृदय में। और हृदय से उसको शुद्धिकरण के लिए कहाँ भेजा जाता है, फेफड़े में, है ना। और फेफड़े में शुद्धिकरण होने के पश्चात पुनः कहाँ आएगा, वो हृदय में। और हृदय से आने के पश्चात पुनः इस प्रकार उसका क्या होता रहेगा, सर्कुलेशन या परिसंचरण होता रहेगा। ठीक है। तो ये कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र। दूसरा देख लेते हैं परिसंचरण के प्रकार। अभी तो हमने परिसंचरण तंत्र के प्रकार पढ़ा। दूसरा देख लेते हैं परिसंचरण के प्रकार। जीवों में परिसंचरण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है ना। एक तो अंतरकोशिकीय परिसंचरण, पहला क्या हो गया, अंतःकोशिकीय, अंतर नहीं, अंतःकोशिकीय परिसंचरण। वह परिसंचरण जिसमें जो शरीर द्वारा उत्पादित जो द्रव है वो न बहकर उसमें जो जल या फिर अन्य जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका के अंदर ही क्या होते हैं, बहते हैं। ठीक है। ऐसा परिसंचरण जिसमें शरीर द्वारा जो उत्पादित द्रव है वो कोशिका के अंदर ही बहता है सीधे से। ठीक है। उस परिसंचरण को हम क्या कहेंगे, अंतःकोशिकीय परिसंचरण कहेंगे। जैसे हमें मालूम है एक अमीबा है जो कितने कोशिकाओं का बना हुआ है, एक कोशिका का बना हुआ है। ठीक है। जिसके अंदर एक क्या है, केंद्रक है, और इसके अंदर भरा रहता है कोशिका द्रव्य भरा रहता है ना। ये क्या है, उसके शीडोपोडिया, जिसमें कुछ कुंचलशील धानियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो द्रव है इसको बहना है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। जैसे यहाँ पर जो द्रव है उस द्रव को यहाँ तक जाना है, तो एक ही कोशिका में बह रहा है ना। इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहेंगे, परिसंचरण को हम क्या कहेंगे, अंतःकोशिकीय परिसंचरण। अर्थात ऐसा परिसंचरण जिसमें जो शरीर द्वारा उत्पादित द्रव हो या फिर अन्य जो आवश्यक पदार्थ हो एक कोशिका के अंदर ही क्या होते हैं, परिसंचरित होते हैं, है ना। उस परिसंचरण तंत्र को कहते हैं अंतःकोशिकीय परिसंचरण। दूसरा देख लेते हैं बाह्य कोशिकीय परिसंचरण। बाह्य कोशिकीय परिसंचरण वह परिसंचरण जिसमें शरीर द्वारा उत्पादित जो द्रव है वो शरीर के कोशिका के अंदर न बहकर कोशिका के बाहर एक बंद नलियों के माध्यम से या खुले देह गुहा के द्वारा जो है बहता है या परिसंचरित होता है। तो उस परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहेंगे, बाह्य कोशिकीय परिसंचरण। ये जो बाह्य कोशिकीय परिसंचरण जो है ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला अतिरिक्त जीवी परिसंचरण, अतिरिक्त जीवी परिसंचरण।
अतिरिक्त जीवी परिसंचरण किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को कहेंगे? ऐसा परिसंचरण तंत्र या ऐसा परिसंचरण जिसमें शरीर द्वारा उत्पादित द्रव, जो भी शरीर द्वारा उत्पादित जो द्रव उत्पादन किया जा रहा है वो द्रव न बहकर आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो जल के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में या शरीर जल के माध्यम जो है विस्तृत होकर कहाँ पहुंचते हैं? शरीर की विविध कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो उस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहेंगे? अतिरिक्त जीवी परिसंचरण। जैसे आपको मालूम है सायकन के बारे में, ठीक है? सायकन का शरीर क्या होता है? छिद्रित होता है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। और उसमें जो बड़ा छिद्र होता है या बड़ा जो पोर होता है उसको कहते हैं ऑस्कुलम। तो उसको चूंकि वो समुद्री प्राणी है, कहाँ पाया जाता है? वो समुद्र में, है ना? तो उसको जो भी आवश्यक पदार्थ होगा, उसकी आवश्यकता की जो आवश्यक पदार्थ होंगे जो जल में घुले हुए हैं, समुद्र के पानी में घुले हुए हैं, वो जल परिसंचरण तंत्र के द्वारा या जल के माध्यम से, जल की धारा द्वारा उसके शरीर में ऑस्टिया के माध्यम से क्या होंगे? प्रवेश करेंगे, है ना? और ऑस्कुलम के द्वारा जो वर्ज्य या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उस शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो उनमें जो पाया जाने वाला परिसंचरण क्या कहलाएगा? अतिरिक्त जीवी परिसंचरण। दूसरा, इसका दूसरा प्रकार है अंतरा जीवी परिसंचरण। वह परिसंचरण जिसमें शरीर द्वारा उत्पादित द्रव जो है बंद नलियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं? अंतराजीवी परिसंचरण कहते हैं, है ना? चूंकि ये विकसित जंतुओं में होता है, विकसित नॉन कार्डेट्स में और जितने भी कार्डेट्स हैं उनमें। ये पुनः जो है 4 प्रकार के होते हैं। अंतराजीवी परिसंचरण जो है पुनः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला, मृदु उत्तकी परिसंचरण। मृदु उत्तकी परिसंचरण, इसका मतलब क्या है ना? जो प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसको हम क्या कहते हैं? चपटे कृमि। उस चपटे कृमि में देह गुहा नहीं पाया जाता, है ना? फ्लेट वार्म है, उसमें क्या नहीं पाया जाता? देह गुहा, हिमोसिल कैविटी नहीं होता, ठीक है? तो उसमें जब देह गुहा नहीं होता तो देह गुहा के बीच में क्या पाया जाता है? आहार नाल। तो आहार नाल में खुला जो मृदु तक पाया जाता है, उसी पर जो द्रव जो होता है वो क्या होता है? बहता है। तो उस प्रकार के जो परिसंचरण होगा उस परिसंचरण को हम क्या कहेंगे? मृदु तक की परिसंचरण, ठीक है? दूसरा है देह गुही परिसंचरण। देहगुही परिसंचरण ऐसा परिसंचरण जिसमें बहने वाला जो रुधिर है या माध्यम है ना, वो किस में बहता है? स्वतंत्र रूप से उसकी शरीर की गुहा में बहता है ना? शारीरिक गुहा में बहता है, तो उसको क्या कहेंगे? देहगुही परिसंचरण। जैसे एस्के हेल्मेंथिस। एस्के हेल्मेंथिस के अंतर्गत कौन कौन से जीव आता है? एस्केरिस कौन से फाइलम में आता है जी? कौन से संघ में आता है? यहाँ पे पूर्व ज्ञान जरूरी है ना। इन चीजों को जो है आप जो फाइलम संघ या फिर जो संघ बोल रहे हैं वो 11वीं कक्षा में आपने पढ़ के 12वीं में पहुंचा है। तो एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए, कम से कम एक एक फाइलम के एक एक दो दो, है ना? तो समझने में आसानी होगी, ठीक है ना? तो देहगुही परिसंचरण किसमें पाया जाता है? एस्के हेल्मेंथिस के अंतर्गत आने वाले जीवों में, जैसे एस्केरिस। फिर अगला इसका सी देख लेते हैं, रुधिर संबंधी रुधिर संवहनी परिसंचरण। जितने भी उच्च कशेरुकी होता है, उच्च नॉन कशेरुकी है, जैसे एनिलिड्स, है ना? और जितने भी कशेरुकी होते हैं, जितने भी कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, जंतु होते हैं, है ना? उस समस्त जंतु में जो रुधिर जो है
रुधिर का माध्यम क्या होता है? रुधिर। और उसी रुधिर के माध्यम से पूरे भोज्य पदार्थों को, आवश्यक भोज्य पदार्थों को शरीर की विविध कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ना। तो उनमें पाए जाने वाला जो इस परिसंचरण को हम क्या कहते हैं? रुधिर सहवहनी परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, रुधिर मतलब रुधिर के माध्यम से, सहवहन का मतलब हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, मतलब रुधिर के माध्यम से उसको एक स्थान से शरीर की विविध कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है या ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। और डी है लसिका सहवहनी परिसंचरण। इसमें माध्यम क्या होगा? लसिका होगा। ये जो है कुछ उच्च वर्गीय जो कार्डेट्स होते हैं जैसे मनुष्य, है ना, में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? लसिका भी पाया जाता है और रुधिर भी। ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? खुला और बंद। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। और लसिका परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो लसिका बनता है शरीर द्वारा उत्पादित जो लसिका द्रव है ना, एक्चुअल में लसिका क्या है? रुधिर का छना हुआ रूप। लसिका क्या है? रुधिर का छना हुआ रूप है जो कहाँ बहते हैं? लसिका के लिए जो अलग से जो शिराएं होती हैं उन पे बहता है और उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र में मिला दिया जाता है। और दोनों जो है सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? शरीर के विविध क्रियाओं को या विविध कार्यों को जो है नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, मतलब संवहन का कार्य करते हैं। जो भी आवश्यक पदार्थ होगा उसको एक निश्चित अंग से उसको शरीर की विविध कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। दोनों मिलकर। कौन कौन? रुधिर और दूसरा लसिका। तो लसिका जो लसिका परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो भी उत्पादित द्रव होता है उसको आगे चलकर कहाँ मिला दिया जाता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र में मिला दिया जाता है। और उसी के माध्यम से शरीर के विविध भागों में उस रुधिर का क्या करते हैं? सर्कुलेशन करते हैं या स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला चीज जो अकशेरुकी होते हैं, है ना, उनमें परिसंचरण तंत्र। या फिर सीधा सीधा चलते हैं तिलचट्टे में परिसंचरण तंत्र। तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का एक क्या है? जंतु है। ठीक है, जिसके शरीर के जो है 3 भाग होते हैं। पहला भाग उसका हेड कहलाता है ना। बीच का जो भाग जो होता है वो कहलाता है थोरेक्स, और पिछला जो हिस्सा होता है उसका कहलाता है एब्डोमेन। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3 हिस्सों में। ठीक है, तो उसके जो थोरेक्स वाले भाग पे क्या पाए जाते हैं? परिसंचरण तंत्र के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, है ना, कोटरनुमा, जिसको कहा जाता है हृदय। ये जो तिलचट्टे होते हैं उनमें जो हृदय पाया जाता है वो 13 कोष्ठों से मिलकर बना रहता है। कितने कोष्ठों से? 13, जिसका एक सिरा जो होता है हमेशा बंद और दूसरा सिरा जो है हमेशा खुला रहता है। ठीक है, जिसको उसी के माध्यम से उसमें बहने वाला जो रुधिर है या फिर लसिका है उन्हीं कोटरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्कुलेट किया जाता है। और उसके साथ आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो श्वसन के उत्पाद हो या ऑक्सीजन हो, चाहे वो पचे हुए भोज्य पदार्थ हो, उनको शरीर के विविध कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट कालखंड में आप पूर्ण करेंगे, देखेंगे। आज आपने शरीर में द्रवों के परिसंचरण के अंतर्गत उसकी प्रस्तावना और परिभाषा, फिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार, खुला परिसंचरण तंत्र व बंद परिसंचरण तंत्र, और फिर परिसंचरण के प्रकार का अध्ययन किया। धन्यवाद।